हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे 10,000 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 6 में। इससे पहले हमने 5 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के हमारे पार्ट 6 में जो क्वेश्चंस होंगे वो इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी और कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। आज हम जब इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आप इसका पूरे वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हीं को रखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की इस सीरीज पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान है वो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित रहा है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से? देखिए, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, लगभग 200 साल के आसपास राज किया, लेकिन उनकी जो कुछ प्रणालियां थी वो बहुत शानदार थी, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उनको अपनाया और जिसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने ब्रिटेन से लिया। लेकिन जो मौलिक अधिकार की बात है, यानी जो हमारे भाग 3 में सबसे महत्वपूर्ण रूप से रखा गया है, जो लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में जिन अधिकारों को बताया गया है वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। लेकिन राज्य के जो कर्तव्य होंगे, राज्य कैसे कार्य करेगा, राज्य की कार्य करने की प्रक्रिया कैसी होगी, ये सारी बात बताई गई है डीपीएसपी में। और डीपीएसपी लिया गया है कहां से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंग्रेजों ने जब हमारे ऊपर शासन किया और अंततः अंग्रेजों को यह पता चल चुका था कि अब वो बहुत दिनों तक भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, अतः उनका ये प्रयास था कि वो कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे वो भारत में थोड़े और दिन तक शासन करें। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया और 1935 इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि कुछ सुधारात्मक क्रम उठाए, और ये सुधारात्मक क्रम कुछ ऐसे थे जिन्हें वर्तमान के हमारे समय के अनुसार भी प्रासंगिक रूप से माना जाता रहा है। ठीक है, तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इससे हमारा संविधान बहुत हद तक प्रभावित रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एलोरा का टेम्पल है ये किसने बनवाया? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रकूटों ने। 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक राष्ट्रकूटों ने महाराष्ट्र के रीजन में एलोरा टेम्पल का निर्माण कराया। जो केव्स हैं उनको काट काट के टेम्पल्स बने और इसमें कुल 34 ऐसे केव्स हैं जिसमें मंदिरों का निर्माण किया गया है। इसमें एक केव ऐसी है जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है 16 नंबर की केव। ये 16 नंबर की केव भगवान शिव को समर्पित है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एलोरा के टेम्पल में कौन सी गुफा है जो भगवान शिव को समर्पित है, तो वो है 16 नंबर और इसको बनवाया था किसने? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध किस गणराज्य से बिलोंग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है शाक्य वंश से। गौतम बुद्ध के ऊपर एक हमारी विस्तृत सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रमोद सर आपको वहां पर जो बुद्धिज्म है उसके बारे में जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको बेहतर रूप से डिस्कस करते हैं। प्रमोद सर इस समय उत्तर प्रदेश पीसीएस में सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो आप उसका जो टेस्ट सीरीज है उसको एक बार जरूर देखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को इंडिया एज अ कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? तो ये डिस्क्राइब किया जाता है कि भारत एक यूनियन है स्टेट्स का। देखिए, हमारे आर्टिकल 1 में ये बात लिखी गई है कि भारत राज्यों का संघ है। हमारे पास जब संविधान निर्माता संविधान निर्माण का कार्य कर रहे थे उस समय 2 ऑप्शन था कि या तो हम फेडरेशन को अपना लें, फेडरेशन जो कि अमेरिकी व्यवस्था थी। वहां पर क्या हुआ, अगर हम अमेरिकी व्यवस्था को थोड़ा सा देखें तो वहां पर क्या हुआ कि राज्यों ने अपनी शक्तियां क्या की, केंद्र को बांट दी और केंद्र को थोड़ी थोड़ी अपनी शक्तियां दे दी। अब जब केंद्र को ये शक्तियां राज्यों से मिली तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? सबसे ज्यादा मजबूत राज्य होंगे और कमजोर थोड़ा सा होगा कौन? केंद्र। तो अमेरिकी जो स्थिति है वहां पर कौन कमजोर है? थोड़ा सा केंद्र कमजोर है और राज्य जो कि शक्तियां देता है वो मजबूत है। लेकिन भारत ने अमेरिकी मॉडल को नहीं अपनाया बल्कि कैनेडियाई मॉडल को अपनाया। कैनेडियाई मॉडल को अपनाने का कारण यह था कि हमारे यहाँ जो प्रिंसली स्टेट्स थे और बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिनका ये तय नहीं था कि वो कुछ पाकिस्तान की तरफ भागे जा रहे थे, कुछ कहीं भागे जा रहे थे, तो अब आवश्यक था कि उनको जो है एकजुट ले आना। तो इसके लिए भारत ने यूनियन का इस्तेमाल किया जो कि कैनेडियाई मॉडल था। यहां से जो शक्तियां मिली इन लोगों को, राज्यों को जो शक्तियां मिली वो केंद्र के हिसाब से मिली और केंद्र जो है मुख्य भूमिका में रहा। ठीक है, तो ये हमारा जो मॉडल है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स का, जो कि हमने कैनेडियाई मॉडल को अपनाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी जो इकोनॉमिक इक्वालिटी थी उसको मापने उसको खत्म करने के लिए, उसकी जो ब्रिज थी उसको खत्म करने के लिए किस थ्योरी का इस्तेमाल करते थे या किस थ्योरी के बारे में बताया? तो वो था ट्रस्टीशिप की थ्योरी। गांधी जी कहते थे कि जो लोग धनाढ्य हैं, जिनके पास संसाधन अधिक है, वो क्या करें? अपने संसाधनों का आवंटन करें ताकि जो व्यक्ति गरीब है वो क्या करे? वो अच्छे से अपना जीवन जी सके, और इसी सिद्धांत को ट्रस्टीशिप थ्योरी कहते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी को जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसकी इंस्पिरेशन किससे मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है थॉरो। देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 में साबरमती आश्रम से गांधी जी ने शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के बहुत सारे कारण थे। उनको आपको इतिहास में पढ़ाया जाएगा। सौरभ सर इसकी एक विस्तृत क्लास लेंगे जिसमें आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो गांधी जी को जो इंस्पिरेशन मिली वो किससे मिली? थॉरो से मिली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगर आपको किसी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानना है तो इन चार में से आप किसके बारे में पता कर लें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जान जाएंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर है पर कैपिटा इनकम। अब हर व्यक्ति के हाथ में कितना पैसा है, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में पैसा है तभी तो क्या करेगा? हॉस्पिटैलिटी, स्कूल, इन सब की व्यवस्थाओं का लाभ ले पाएगा। तो इस वजह से पर कैपिटा जो इनकम है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता करने में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिस्टम को क्या कहा गया? कम्युनल इलेक्ट्रोड। ये कहा गया कि ये सांप्रदायिक जो है विभाजन करने का कारण है और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया मिंटो मॉर्ले सुधार में। ये 1909 का सुधार था। इसमें किया क्या गया कि इसमें ये प्रावधान कर दिया मिंटो मॉर्ले सुधार के जरिए कि मुस्लिम लोग ही मुस्लिम लोगों को वोट देंगे, है ना। अब इससे क्या हुआ कि जो सांप्रदायिकता का भाव था वो लोगों के मन में जगने लगा और अंततः जब भारत आजाद हुआ तो विभाजन का एक प्रमुख कारण मिंटो मॉर्ले सुधार को भी माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो इसमें मिंटो साहब थे उनको जो है सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को एक्सेप्ट कर लिया? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन 1929 का टाइम पीरियड था और इस समय जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और भारत इससे पहले जो है बार बार डिमांड कर रहा था कि हमें जो है आप कनाडा की तरह या ऑस्ट्रेलिया की तरह जो एफिलिएटेड स्टेट का दर्जा दे दीजिए। लेकिन 1929 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज यानी फुली इंडिपेंडेंस की मांग होने लगी। तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर सेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये जानना है कि वो लोग कमर्शियली और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे थे तो आप इन जो चार ऑप्शन है इसमें से क्या ऐसा होगा जो आपको पूर्णतः ये बात बताए कि उनके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा था और कमर्शियली वो लोग जो है कार्य करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सील्स। देखिए होता क्या है कि जब मान लीजिए कोई ट्रेड करता है तो ट्रेड पर उसमें क्या होता है, एक सील ऐसी लगी होती है कि ये माल यहां से आ रहा है और यहां जा रहा है। तो ये जो सील्स हैं ये बताती थी कि इंडस वैली के जो लोग थे वो बाहर के देशों से ट्रेड करते थे और ऐसे बहुत सारे सील्स जो है बाहर के देशों में भी हड़प्पा संस्कृति से संबंधित पाए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से जो नॉर्थ वेस्टर्न विंड चलती है उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अभी आपने कुछ दिनों पहले उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बहुत भारी मात्रा में बारिश भी देखी। तो ये कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। यहां से भूमध्य सागर से क्या होता है कि हवाएं अपने साथ कुछ मात्रा में वाष्प भी ले आती हैं जिनके कारण ये हमारा जो नॉर्थ का रीजन है, नॉर्थ वेस्ट का रीजन, यहाँ पर काफी मात्रा में बारिश करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट है तो इससे होता क्या है? देखिए होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब CO2 होता है और CO2 में जब ऑक्सीजन एब्सेंस हो जाता है तो ये क्या रूप ले लेता है? ये मोनोऑक्साइड का रूप ले लेता है और ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके व्यक्ति के जो रक्त प्रवाह होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी कर देता है और व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ये रिएक्ट कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले मुस्लिम कौन थे जिन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। और बहुत सारे लोग इसमें मौलाना आजाद को लेकर कंफ्यूज होते हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका करेक्ट आंसर बदरुद्दीन तैयब जी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो कौन सा शासक था जिसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित कर दिया? देखिए इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? इसको कहते हैं कि ये एक बहुत बेवकूफ शासक था। इसको बेवकूफ कहने के 3-4 कारण है। इसने क्या किया? इसकी जो पहली गलती थी, इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ह्यूज आर्मी रख ली। अब ह्यूज आर्मी रख लिया उसके बाद क्या हुआ कि उनको सैलरी देने के लिए टैक्स के रेट में बहुत बड़ी वृद्धि करनी पड़ी और उससे होता क्या है कि जब टैक्स के रेट में इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई तो जो किसान वर्ग था उसने किसानी छोड़ के वो जॉब के क्षेत्र में आ गई और इससे क्या हुआ कि जो खाद्य समस्या थी वो सामने आने लगी।
एक सबसे बड़ी समस्या ये थी। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी। इसका कहना यह था कि मैं ये चाहता हूं कि हम पूरे भारत पर निगरानी कर सके, इस वजह से दिल्ली से दौलताबाद आया और दौलताबाद जो है महाराष्ट्र में जगह। इसका मोटिव यह था कि जो साउथ का हमारा रीजन है उस पर भी ध्यान दे सकें। और ये जब दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर रहा था, उस समय इसने क्या किया कि इसके जो पोएट्स थे, जो ऑथर्स थे, उन सभी को लेकर ये दौलताबाद चला गया और कुछ दिनों बाद फिर इसने क्या किया, फिर ये दौलताबाद से फिर दिल्ली लौट आया। तो इसके कुछ ऐसी हरकतों से जो है इसको बेवकूफ शासक कहा जाता है। और इसने उस समय सिल्वर के जो कॉइन्स आते थे, उनको सिल्वर कॉइन्स को हटाकर उनकी जगह कॉपर के कॉइन्स जो है रख दिए और कहा कि अब जो है हमारे राज्य में कॉपर के कॉइन्स चलेंगे। अब कॉपर इतने सस्ते होते थे कि हर व्यक्ति के घर में सिक्के के निर्माण के कार्य शुरू हो गए और इससे क्या हुई, जो मार्केट की पूरी व्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त हो गई। तो इस वजह से इसको बेवकूफ शासक भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सी ऐसी बॉडी है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। देखिए, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, आप जानते हैं आर्टिकल 324 के अंतर्गत इसमें यह बात कही गई है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में इसका प्रावधान है। फाइनेंस कमीशन के बारे में 280 में बताया गया है कि भारत का एक वित्त आयोग होगा जो राजस्व का बंटवारा करेगा, है ना। और पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जो लोक सेवा आयोग है, इसके बारे में आप 312 से 315 इन सब के बीच में पूरा देखते हैं कि भारत में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं या जो राज्य सेवाएं, इनकी परीक्षाएं कैसे क्या होंगी, इन सारी बातें संविधान में ही लिखी गई हैं। ठीक है। जो प्लानिंग कमीशन है, देखिए प्लानिंग कमीशन क्या हुआ कि इसको कार्यपालिक आदेश के जरिए इसकी स्थापना की गई। ये ना तो संवैधानिक है ना तो ये सांविधिक है, ये बात याद रखिएगा। प्लानिंग कमीशन को एक कार्यकारी आदेश के जरिए बनाया गया था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवा केव कहां पर लोकेटेड है, इसका आंसर आपको मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन में ही दे दिया था, जिसमें हम बात कर रहे थे एलोरा केव के बारे में। तो शिवा केव जो 16 नंबर की गुफा है वो एलोरा में ही स्थित है और वो भगवान शिव को समर्पित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टैग इन्फ्लेशन क्या है। देखिए, स्टैग इन्फ्लेशन वो समस्या है जिसको सरकार चाह के भी दूर नहीं कर पाती है। एक होता क्या है कि बहुत हाई इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और उसके साथ में हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। मतलब एक तरफ तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, ऊपर से बेरोजगारी भी इतनी बढ़ गई है। सरकार के सामने ये समस्या बहुत बड़ी सामने आती है कि अब वो इसको दूर कैसे करे, क्योंकि अगर वो मार्केट में पैसा उतारती है तो उससे क्या होता है, महंगाई और बढ़ जाती है, और पैसा कम करती है तो फिर और भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इस वजह से स्टैग इन्फ्लेशन का जो करेक्ट आंसर है कि हाई इन्फ्लेशन होता है और उसके साथ में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोका जब उन्होंने कलिंगा का युद्ध लड़ा तो कलिंगा के युद्ध के बाद उन्होंने अपना जो रिलीजन था वो किस धर्म में चेंज कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर है बुद्धिज्म। इतिहासकार इसको लेके बहुत विवाद में रहते हैं। उनका कहना होता है कि अशोक का पहले से ही बुद्धिज्म में उनका धर्म बुद्धिज्म ही था और ये कोई बात नहीं है कि उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म को अपनाया। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार मानते भी हैं कि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया कि अब वो जो है हिंसा नहीं करेंगे, ये सारी चीजें। तो इसका करेक्ट आंसर है बुद्धिज्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो वर्ल्ड का फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम है वो किन लोगों के द्वारा बनाया गया था। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम मतलब अपवाह तंत्र। कहीं पर भी, जैसे अभी हमारे यहाँ शहरों में नालियां हैं, है ना, अब नालियां सीवर लाइन से कितने शानदार तरीके से जुड़ी हैं, है ना, कि वो अब यहां से नाली से पानी निकला और कितने अच्छे तरीके से उसको फिर डिस्पोज किया जाए, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये अपवाह तंत्र कितने अच्छे से निकल रहा है यहां से पानी का सिस्टम, उसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। आप जानते हैं कि शहरी व्यवस्था में इंडस वैली सिविलाइजेशन नंबर 1 पर थी और अपवाह तंत्र में भी यानी ड्रेनेज सिस्टम में भी इसका कोई जवाब नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो है तैयार होता है, और ऐसा तो है नहीं कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पर रहेगा। तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मोनोऑक्साइड जो है हमारे वायुमंडल में पाया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्केट रेगुलेशन भारत में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है बलबन। बलबन का जब टाइम पीरियड था तो ये कहा जाता है कि उसने ऐसी व्यवस्था लागू कर दी थी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ये हिम्मत नहीं थी, कोई अगर 1 रुपए का सामान है तो 1 रुपए 10 पैसे भी एक्स्ट्रा ले ले। इसने बाजार व्यवस्था को इतने शानदार तरीके से मजबूत किया। बलबन के बारे में ये कहते हैं कि ये खुद जो एक निचली जाति से होके आया था और इसको पता था कि जो चालीसा है, यानी इससे पहले इल्तुतमिश के टाइम पर चालीसा काम करती थी, तो चालीसा एक बड़ा समूह बन गया था। इस समूह को इसने क्या किया, इस समूह को अपने आते ही इस समूह को तोड़ दिया। इसमें बहुत सारे ऐसे राजा थे, चालीसा के लोग थे, यानी जो बड़े ऊंचे पद के लोग थे, इनको जो है हटाने के लिए उसने कई उपाय किए। कुछ लोगों को उनको नौकरों से पिटवाया, उनकी इज्जत कम करवाने के लिए नौकरानियों से पिटवाया।
तो बलबन की जो व्यवस्था थी, ओवरऑल बलबन ने बहुत अनुशासन बनाकर अपने साम्राज्य में कार्य किया और इसकी जो मार्केट रेगुलेशन की व्यवस्था थी वो सबसे शानदार मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड रिलीजियस का जो भाषण था पार्लियामेंट में स्वामी विवेकानंद का, वो किस साल में दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1893 में। ये याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, हालांकि अभी तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में। जो माजुली आइलैंड है ये कहां पर है और किस राज्य में है? देखिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है और असम राज्य में है। माजुली भारत का जो है एक केवल तैरता हुआ द्वीप माना जाता है। ठीक है, तो ये कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तो एग्जाम में इसे बहुत बार इसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो अभी शायद कभी पूछा जाए या ना जाए, लेकिन ये आप जो है इसको याद रखिएगा, कुछ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो रेवेन्यू सिस्टम था अकबर के टाइम पीरियड पर, वो किसके हाथों में था? अगर हम बैरम खान की बात करें तो बैरम खान जो है इनका संरक्षक था। जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ तो अकबर उस समय बालक था और इसके संरक्षक बैरम खान ने ही युद्ध लड़ा और युद्ध में विजय हासिल की। राजा मानसिंह ये जयपुर के राजा थे और इन्हों जो है इन्हें अकबर के शासन काल में सेनापति का पद दिया गया था और ये इनकी जो व्यवस्था थी वो बहुत खतरनाक थी। इन्होंने बहुत शानदार तरीके से कार्य किया था। इनके बारे में आपको हमारे मेडिवल हिस्ट्री के चैप्टर में सौरभ सर आपको बताएंगे बेहतर तरीके से। और बीरबल जो है इनके यहाँ एक सलाहकार के रूप में था, लेकिन टोडरमल जो है ये इनके पूरी रेवेन्यू सिस्टम को देखता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टोडरमल। तो याद रखिएगा कि अकबर के दरबार में रेवेन्यू सिस्टम किसके हाथ में था? टोडरमल के हाथ में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 1920 में जिसकी स्थापना की गई, वो स्थापना कहां पर की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है मॉस्को, रूस में। देखिए जो कम्युनिज्म का जो लहर शुरू हुई वो शुरू हुई रूस से ही, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ते हुए चीन में और फिर अन्य देशों की तरफ बढ़ा, लेकिन इसकी जो स्थापना है भारत के लिए वो मॉस्को में हुई। और जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उनका सीधा कनेक्शन हुआ करता था रूस से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो महाट सत्याग्रह 1927 में हुआ महाराष्ट्र में, वो उसकी अध्यक्षता किसने की? इसका करेक्ट आंसर है बी आर अम्बेडकर साहब ने। देखिए अभी 1-2 साल पहले की बात है कि कुछ ऐसे महाड़ जाति के लोग जो इनका जहां पे स्थल बना हुआ है महाट सत्याग्रह का, एक कहते हैं उसको, एक स्टैचू टाइप का बना हुआ है महाराष्ट्र में ही। तो वहां पर क्या हुआ कि ये लोग आए और उसको सेलिब्रेट करने लगे। इसको लेके जो मराठा कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इसको दिल पे ले लिया और एक बहुत बड़ा दंगा फसाद देखा गया, काफी लोगों की मृत्यु भी हुई। तो इस वजह से याद रखिएगा जो 1927 में महाड़ सत्याग्रह हुआ था, इसका कारण यह था एक्चुअली कि जो ये महाड़ लोग थे इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और जो मराठा लोग थे वो उस समय अंग्रेजों से मिले हुए थे, अंग्रेजों के साथ कार्य कर रहे थे। तो इस वजह से जब ये अभी आजादी के बाद अभी 2 साल पहले जब बनाया गया तो इसको लेके बहुत बड़ा विवाद सामने खड़ा हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो फेमस विष्णु टेंपल है अंगोर वाट कंबोडिया में, उसको किसने बनवाया? इसका करेक्ट आंसर है सूर्यवर्मन सेकंड ने। तो आज का हमारा जो ये सीरीज था यहीं पर खत्म होता है। आप सभी इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन स्काई लार्क को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताएं और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।